हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि जानना चाहते हैं कि एक फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आपको एक फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट कैसे बनना है, इसके बारे में एक एक्सपर्ट अगर आपको बताए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सो टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस जिनका इंट्रोडक्शन मैं आपको अभी थोड़ी देर में देने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने अपने चैनल पर एक नया सेगमेंट शुरू करा है जिसमें मैं सैटरडे संडे को आपको एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिलवाऊंगी जो आपको गाइड करेंगे, जो आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। So let's start this video and let's welcome the forensic expert. Hi everyone, we have special guest with us, Mr. Kapil Gupta. He is a forensic scientific assistant in forensic science laboratory and he has 2 years of experience. और आज ये आप सभी को गाइड करने वाले हैं, काफी सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। So first of all, thank you so much, sir, for giving your precious time and to guide our students. So basically our topic will be how to become forensic science expert. So welcome, sir, to my channel. Thank you for having me. By the time is 4:36, I would say good afternoon, everyone. Yeah, okay. So good afternoon, sir. So let's start. First of all, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि एक फोरेंसिक एक्सपर्ट बनने के लिए प्रॉपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने के लिए सब क्वेश्चन अच्छा है। काफ़ी लोगों बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि इस फील्ड में आना कैसे है और क्या प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए इस फील्ड में। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि हम लोग क्लास 12 से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 में ऑब्वियसली आप साइंस लेंगे, उसके बाद आप स्विच करेंगे ग्रेजुएशन की तरफ। ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स होता है, वो आप ऑनर्स करते हो 4 साल का, कई यूनिवर्सिटी में होता है, तो इस यूनिवर्सिटी में बेसिकली 3 इयर्स का होता है। तो आप ग्रेजुएशन करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करतेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपकी लाइफ का जो आप डिसीजन लोगे अपने करियर मेकिंग में। तो ग्रेजुएशन आप स्टार्ट कर सकते हो कोर्स साइंस से या फिर बीएससी फॉरेंसिक साइंस से, बट आई वुड से नॉट टू गो इन बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस, क्योंकि थोड़ा सा भी सिनेरियो खराब चल रहा है बीएससी ऑनर्स को लेके। क्योंकि जब आपकी जो लोग सीख करते हैं कि मुझे आगे चल के फॉरेंसिक लैब में काम करना है, वो भी गवर्नमेंट लैब में काम करना है, तो वहाँ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का इशू रहता है। तो वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होगा अभी एज ऑफ नाउ। जब आगे चल के हो सकता है पॉसिबल इन हाफ डिकेट और कमिंग 1 डिकेट में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बट जो अभी विद इन 5 कमिंग ईयर्स में पास आउट होने वाले हैं उनके लिए मेरा सजेशन है कि बीएससी फॉरेंसिक ऑनर्स मत करना। Okay. बाकी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो फिजियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में, बायोटेक में, माइक्रोबायोलॉजी में, और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में भी आप कर सकते हो। फिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, नंबर ऑफ ब्रांचेस देयर। जो इसमें आपका मन हो लगे उस फील्ड में, क्योंकि ये आपका कोर स्टार्ट करेगा, आपकी बेसिक नॉलेज फाउंडेशन रखेगा फॉरेंसिक फील्ड के लिए। उसके बाद हम लोग आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप मास्टर कंटिन्यू करोगे फॉरेंसिक साइंस में स्विच करोगे, या फिर तुम स्विच करना चाहोगे कि जिस फील्ड में आप पहले से ग्रेजुएशन आपने करके रखा उस चीज़ को भी कंटिन्यू करके आप फॉरेंसिक सी मतलब फॉरेंसिक फील्ड में आप आ सकते हो। कई लोग दिमाग में रहता है ना कि मैंने फॉरेंसिक साइंस नहीं किया है तो मैं स्विच कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, इस फील्ड में आ सकता हूँ, नहीं आ सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आपने मास्टर्स फॉरेंसिक साइंस के अलावा भी किया हुआ है तो आप स्विच कर सकते हो फॉरेंसिक फील्ड में। Okay. तो आप फॉरेंसिक साइंस लो या फिर आप मास्टर कंटिन्यू करो, एंड यू आर मोस्टली वेलकम दिस फील्ड। ओके, तो ये काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि बेस जो होता है वो यही है, 12th फिर बीएससी फिर एमएससी, और अगर यहाँ पर ही गड़बड़ हो हाँ जाए हाँ। तो आपका पूरा करियर जो है वो स्पॉइल हो जाएगा, फिर आप इस फील्ड में एंटर नहीं कर सकते हो। सो दैट इज द मेन पॉइंट। ओके, सो I would like to add one more thing. yeah, I would like to yeah. add one more thing. So जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये
कई बार कोई सर मेरे पास भी आती हैं तो वो बोलते हैं कि सर मेरा आर्ट्स है, एमए मैंने आर्ट्स वगैरह से करके रखा हुआ है, या फिर मेरा ग्रेजुएशन मेरा या ट्वेल्थ मेरा आर्ट्स साइंस है। तो आर्ट्स में आप सिंपल सा स्विच कर सकते हो फोटोग्राफी में, अगर आपको क्राइम सीन का शौक है तो हम नॉर्मल ग्रेजुएशन कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो फोटोग्राफी में, और आप क्राइम सीन फोटोग्राफी में इंटर कर सकते हो इन फॉरेंसिक फील्ड। ओके। दैट्स इट। ओके, हाँ, काफी सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि हम आर्ट्स फील्ड से हैं तो क्या हम इस फील्ड में जा सकते हैं, तो ये उनके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द वेरियस स्पेशलाइजेशन विद इन दिस फोरेंसिक साइंस, और कैसे चूज करना चाहिए हमें, कैसे मतलब स्टूडेंट्स को कैसे समझ में आए कि ये वाला जो स्पेशलाइजेशन है ये हमारे लिए बेटर रहेगा, और उस हिसाब से फिर वो लोग सिलेक्ट करें। जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि बच्चों का जो बेसिक क्वेश्चन रहता है रिगार्डिंग डेजर्टेशन, तो उनका जॉब ओरिएंटेड रहता है कि आफ्टर मैं ये डेजर्टेशन टॉपिक या डेजर्टेशन फील्ड चूज करती हूँ तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। बेसिकली एंड ऑफ द डे आपको जॉब चाहिए, या फिर कुछ लोगों का रहता है कि नहीं मुझे इस टॉपिक पे ही काम करना है, आगे चल के इसमें रिसर्च करनी है, तो वो आइसोलेट करके जो बच्चे फोकस करते हैं कि जॉब ओरिएंटेशन के लिए, तो जॉब ओरिएंटेशन के लिए एज ऑफ नाउ मार्केट में और आगे भी चल के इनका स्कोप रहेगा। प्रेजेंटली आप डीएनए, बायो, सीरोलॉजी एंड साइबर, ये चार बेसिकली जो मेन कोर एरियाज हैं फॉरेंसिक के, जिसमें आप डेजर्टेशन कर सकते हो। और मैं अभी देख रहा हूँ आजकल जॉब में ये क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डाला जा रहा है कि अगर आपका डेजर्टेशन उस पर्टिकुलर फील्ड में है तभी आप उस फील्ड में करियर परस्यू कर सकते हो आगे लैब में। ओके, तो तो बाकी और मतलब भी डेजर्टेशन रहता है, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स है, फिजिक्स डिवीजन है, बैलिस्टिक का है, साइबर वगैरह है। आई थिंक इंटरनेट इज गेटिंग डिस्कनेक्टेड। सो एज आई वाज टॉकिंग कि डेजर्टेशन कैसे डिसाइड करते हैं, हम्म। और डेजर्टेशन के लिए तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बस अगर आपका फोकस पहले प्राइमरी इंपॉर्टेंट क्या है, या फिर जिस फील्ड में आपका मन करता है, जो जैसे आपका ग्रेजुएशन लेवल है, हम्म। आप उसको ध्यान में रखते हुए अपना डेजर्टेशन टॉपिक चूज करिएगा। ये नहीं कि आपने बायोटेक या बायोलॉजी वगैरह पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन पे, उसके बाद आप फिजिक्स में स्विच करना चाह रहे हो, तो स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि आपको फैक्ट के थ्रू जो एग्जाम होता है वो उसके थ्रू आपको जॉब मिल जाएगी, बट इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म में अगर देखेंगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फॉरेंसिक लैब आपको पर्टिकुलर ग्रेजुएशन देखता है, पोस्ट ग्रेजुएशन देखना है आपने किस चीज़ में करके रखा हो, फिर आपका डेजर्टेशन किस चीज़ में है। तो मेक हम्म। श्योर कि आप बहुत अच्छी तरीके से चूज करते हो अपना डेजर्टेशन। ओके, और सबसे ज्यादा इमर्जिंग फील्ड्स आपने जो बताए हैं वो डीएनए, साइबर, और उसके अलावा आपने क्या बताया था, एक बार आप रिपीट कर देंगे क्या? बायो, यू कैन गो फॉर बायो। एंड आजकल मुझे लग रहा है अगले 3-4 साल या 5 साल में वैकेंसीज और लैब्स अच्छी खुलने वाली है वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक के लिए। ओके, दिस इज समथिंग न्यू, वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स। यस, एक इंस्टीट्यूट है अपने देहरादून में, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो डेजर्टेशन के लिए थोड़ा सा अच्छा है मेरे हिसाब से, और लोग वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। वन ऑफ माई कलीग हैज ऑल्सो वर्क देयर एज अ हम्म। फॉरेंसिक रिसर्चर। तो ओके। एक अच्छा ऑप्शन है, आगे चल के लैब वगैरह ओपन होंगी इसमें तो अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेंगी इसमें वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक में। Okay. So let's move to another question, which is what type of job opportunities are available as a forensic expert? किस टाइप की opportunities हो सकती हैं, और ये जो मार्केट है forensic experts का बोलना चाहिए, forensic science का बोलना चाहिए, so how competitive is this market? कितना competition है इसमें? कॉम्पिटिशन्स तो बहुत ज़्यादा बोलूँगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ये लाइटली मत लेना कि कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल क्रैक कर लेंगे 2-3 महीने की स्टडीज़ में। तो हम्म। एज ऑफ नाउ देखो आपके पास प्राइवेट में भी ऑप्शन है, गवर्नमेंट में भी ऑप्शन है, लेकिन प्राइवेट और गवर्नमेंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी किस समय निकलनी चाहिए, उसके लिए आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए, और अच्छे खासे चैनल्स वगैरह उस वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहती है। खैर बैक टू द जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पहले डिसाइड करो आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करना है कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना है। हम्म। और उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एलिजिबिलिटी, जहाँ मेजरली इश्यूज होते हैं। जैसे आप अगर गुजरात स्टेट से है तो वहाँ गुजराती मांगेंगे, पंजाब स्टेट से पंजाबी मांगेंगे, हम्म। अगर महाराष्ट्र और गोवा साइड से तो आपके लिए स्पेशली कोंकणी या फिर मराठी लैंग्वेज आपकी वहाँ पे वर्क करेगी।
नॉर्थ इंडिया में मेजरली आपको हिंदी में आपका काम चल जाएगा। अगर आपने क्लास 10 में पढ़ी है और मीडियम आपका जो कम्युनिकेशन का है वो हिंदी है, तो इट विल वर्क देयर इन नॉर्थ हम्म। इंडिया। बाकी हर स्टेट का अलग अलग है। और अगर लोग चाहते हैं कि उनके सीवी में थोड़ा सा एड ऑन हो और ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जॉब करने की वेरिएशन अदर स्टेट का, तो मेरे हिसाब से आपको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज कहीं से भी आप उसको परस्यू करिए। वो एड ऑन बेनिफिट रहेगा, फॉरेंसिक फील्ड में आपको एकदम लोगों से अलग करेगा। और जॉब अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपको मिल जाएगा। जैसे कि अभी कर्नाटक में वैकेंसीज आती हैं, तो कन्नड़ वहाँ पे मांगते ही मांगते हैं, आपको एक क्वालिफाइंग पेपर देने ही देना है। आंध्रा में, हर जगह उनका लोकल लैंग्वेज आपको, अगर आपको आता है मेरे हिसाब से तो आपको सीखनी चाहिए। हम्म। अगर आप सीख लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर आपके लिए है। ओके। तो और फिर बात मैं, हम लोग करते हैं प्राइवेट की। हाँ, एक एक मैं आपको थोड़ा सा कट करना मैं तीन लोग चाहूंगी, बात मैं करते हैं, बीच थोड़ा में। सा टाइम इस चीज़ के लिए। सॉरी। कंटिन्यू कंटिन्यू तो बोलो तुम। ओके ओके, तो एक्चुअली मैं ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को कि हम्म, सर जो है एक इंस्टाग्राम पेज रन करते हैं जिसमें सारे स्टूडेंट्स को जॉब अपडेट्स देते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जॉब अपडेट्स है, वैकेंसी अपडेट्स है, हम्म, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर, दोनों पर ही सर के चैनल्स हैं। तो वहाँ पे अपडेट्स मिलते हैं, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी, जो पेज नेम है वो सब मैं पिन कर दूंगी, तो आप सभी लोग को फॉलो जरूर करना। सारे अपडेट्स आपको वहां से बहुत इजीली मिल जाएंगे। ओके सर, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो फिर हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स का। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग यहाँ पे बच्चे आगे थोड़ा सा फंसते हैं कि स्टेट अदर स्टेट में अगर आप काम करना चाह रहे हो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको कोशिश करिए कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में आप मतलब कंफर्टेबली आप स्विच कर सको। अगर आपको करना है तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आप कोशिश करो कहीं से सीख लो। हम्म। ऑनलाइन काफ़ी सोर्सेस मिल जाएंगे आपको, वो सीख लो। फिर हम लोग बात करते हैं प्राइवेट में। तो आपको लोकल लैंग्वेज उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट व्हाट मैटर इज योर कम्युनिकेशन स्किल एंड इंग्लिश लैंग्वेज ऑल हम्म। ओवर इंडिया, जहाँ आपको आराम से अच्छी कंपनीज मिल जाएंगी। और सबसे बेस्ट मार्केट अभी ये लिए साइबर्स के लिए है। जैसा अगर आपको पैसा भी कमाना है और करियर वाइज आपको सेफ भी रहना है, तो साइबर विल बी द मोस्ट टॉप प्रायोरिटी मेरे हिसाब से। सेकंड पर आप डीएनए वगैरह या बायोटेक वगैरह से अगर आते हो, बायोटेक कंपनी फार्मा कंपनीज भी लेने लगी हैं आजकल फॉरेंसिक स्टूडेंट्स को। तो वो डिपेंड करते हो आप कितना अच्छा अपनी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो डेजर्टेशन के टाइम पे, कि कितना कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे काम कर रहा है, उसका प्रिंसिपल, उसकी एप्लीकेशंस एकदम प्रिसाइजली आपको याद होनी चाहिए। हम्म। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें आप कर लोगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको ईजिली मिल जाएगी। ओके। तो मतलब काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे हम प्राइवेट में बात करें या गवर्नमेंट में बात करें। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर फील्ड। हाँ, फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। अगर डेजर्टेशन वगैरह जो आप कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम्म। मैं तो बोलूँगा कि कोशिश करिएगा कि आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में ही अगर डेजर्टेशन करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको एक इंसाइट मिलती है पूरी, रियल टाइम हाँ। कैसी राइट। चीज़ें हैंडल होती हैं वहाँ पे, केसेस कैसे आते हैं, ओपनिंग कैसी, पूरा आपको चेन ऑफ कस्टडी कैसे फॉलो होती है हम्म। हर केसेस को लेकर, वो आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है वहाँ पे। तो ओके। वो आपके सीवी में भी अलग इम्पैक्ट डालता है। जब आप किसी इंटरव्यू में बैठोगे तो आपने वो बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ से डेजर्टेशन वगैरह किया है, तो वो इम्पैक्ट हम्म। करेगा। तो प्लीज चूज योर डेजर्टेशन वेरी वाइजली एंड योर टॉपिक ऑल्सो। ओके। Okay, so my next question is that what exams to be given, like to get a job? What are the basic exams, important exam list? बेसिक एग्जाम्स मेरे हिसाब से हर स्टेट अपना एक अलग से एग्जाम कराता है। स्टेट लैब हमेशा अपना स्टेट के थ्रू एग्जाम परमानेंट जॉब्स के लिए ऑफर करती है। Hmm. उसके बाद जो आपका स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड से अगर हम लोग स्विच करते हैं तो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड आता है सेम स्टेट का। एक लोअर सबऑर्डिनेट बोर्ड होता है, मोस्टली स्टेट में लोअर सबऑर्डिनेट बोर्ड होता है जहाँ पे लोअर पोस्ट आती है, जैसे Hmm. एलए, जेएलए या फिर जेएसए या फिर एसए की पोस्ट आती है, वो आती है आपकी लोअर सबऑर्डिनेट बोर्ड से। फिर Hmm. आपकी आता है पब्लिक सर्विस कमीशन, वो आपकी हायर पोस्ट के लिए आता है। परमानेंट पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आपका पब्लिक सर्विस कमीशन आपको रिलीज करता है साइंटिफिक ऑफिसर, मिनिमम एक पोस्ट होती है उस वो, उसके ऊपर की पोस्ट वो रिलीज करते हैं और अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस वो हायर करते हैं। कंपटीशन एग्जाम आपका होगा या फिर डायरेक्टली इंटरव्यू वगैरह होगा, उसके Hmm. बाद यू विल गेट योर जॉब। फिर हम लोग बात करते हैं सेंट्रल सीएफएसएल की परमानेंट जॉब के लिए। तो Hmm. लोअर पोस्ट के लिए आपके लिए एसएससी एग्जाम करवाती है, इसका कंडक्ट कराती है हर साल।
हर 1 साल या 2 साल में कंडक्ट कराती है एक स्पेशल नोटिफिकेशन वो रिलीज करते हैं। उसके थ्रू आप सेंट्रल लैब में काम कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेंट्रल लैब के हायर पोजीशन की जॉब के लिए। मिनिमम वहाँ पे जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर या उसके ऊपर की जॉब के लिए डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होता है यूपीएससी के थ्रू, जो कि इंटरव्यू बेसिस पे बेसिकली होता है। ओके। और फिर हम लोग बात करते हैं जो सबको मौका मिलता है एडॉक बेसिस पे, जैसे लोग काम कर रहे हैं आजकल। तो एडॉक के लिए तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिले आप वहाँ पे जाइए, इंटरव्यू दीजिए। ये मत देखना कि एक पोस्ट है 2 पोस्ट है। कई लोग ये सोच के नहीं जाते हैं, तो बेटर है कि आप जाइए, पार्टिसिपेट करिए, होना ना होना इट्स योर लक। बट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिले वहाँ पे आप जाइए, अपना बेस्ट दीजिए। राइट राइट। ओके, और एक फैक्ट एग्जाम भी होता है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे क्या? फैक्ट आपको कराता है एमएचए के अंडर, एनएफएसयू कंडक्ट कराता है। वो हर हम्म 4 से 5 साल के बीच में कंडक्ट कराता है, जिसके थ्रू आपको एडॉक पे काम करने को मिलता है। मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब आपको एक मिलती है एक हम्म लिमिट टाइम पीरियड के लिए, जिसके थ्रू आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो और हायर पोस्ट की अप्लाई कर सकते हो। ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम्म आपको एक्सपीरियंस के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। यू जस्ट गो एंड हैव गुड एक्सपीरियंस ओवर देयर। हम्म उसके बाद एक परमानेंट जॉब के लिए फाइट करनी पड़ेगी एज यूजुअल, एक ट्रैक है। तो मेरे हिसाब से कोई फैक्ट अच्छा एग्जाम होता है 4-5 साल बाद ही होगा। अभी हम्म। लास्ट ईयर अगर होता है, ये किस में हुआ था? हाँ, हम मान के चलते हैं 21-22 25 में और भी 26 में। हुआ है शायद अभी। हाँ 21-22 में ऐसे हुआ है, लास्ट ईयर हाँ शायद हुआ है। हाँ, अभी हाँ हुआ है लास्ट थोड़ा। ईयर हुआ है 22 में हुआ है। तो अब मोस्ट प्रोबेबली 25 या 26 के आसपास फिर से स्टार्ट करेंगे। हम्म तो उस टाइम पे कोशिश करेगा सब लोग अपेयर होएगा, जिनका हो चुका है वो भी अपेयर होते ही होते हैं नेक्स्ट कॉन्टेक्ट के लिए। तो एक अच्छा, अच्छा तो प्लेटफॉर्म मतलब है, उसका कुछ अच्छी टाइम पीरियड अपॉर्चुनिटी रहता है क्या, कि एक है। बार करा तो उसका कुछ टाइम ड्यूरेशन रहता है क्या? उसका वैलिड रहता है नेक्स्ट कोशिश। वो तो ये लिख के देते हैं कि नेक्स्ट जब फैक्ट होगा तब तक वैलिड है, 4-5 साल के लिए वो वैलिडिटी इसमें लिख के देते हैं। और उसमें दो चीज़ें होती हैं, दो टाइप के एग्जाम होते हैं फैक्ट के भी। एक फैक्ट होता है, एक फैक्ट प्लस होता है। जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड होते हैं या सीएसआई या जिनका गेट क्वालिफाइड है वो फैक्ट प्लस के लिए अपेयर कर सकते हैं। उसमें बस डिफरेंस रहता है सैलरी का। अच्छा। प्रेजेंटली जिनका फैक्ट प्लस है वो 45,000 का आ रहा है, और हम्म। जिनका फैक्ट है वो 35 उनको मिल रहा है। ओके ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सैलरी? एक मतलब जनरल व्यू, स्टेट के हिसाब से अलग अलग है, बट एक जनरल अगर हम हम्म। देखें तो क्या सैलरी रहती है फॉरेंसिक एक्सपर्ट की? फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की, आप फॉरेंसिक आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, तो जनरल सैलरी मेरे हिसाब से आज ऑन एन एवरेज हर स्टेट का देखें तो 25K से स्टार्ट हो ही जाती है। हम्म अब एक्सेप्शंस होते हैं हर जगह, जैसे मणिपुर साइड पे रहता है, अभी लास्ट ईयर का शायद आई थी अडॉप्ट पे, वहाँ पे 19 या 20,000 दे रहे थे, वो एक्सेप्शनल है। हम्म बट मोस्ट प्रोबेबली आपको 25 तो मिनिमम मिल जाएगी, और मैक्सिमम आपको एज अ फ्रेशर स्टार्ट आपको 41-40 तो मिल ही जाती है आराम से। ओके। एडॉप की बात करूँ सेंट्रल पे, या किसी हम्म स्टेट लैब में गवर्नमेंट जॉब। एडॉप हम्म अगर आप कहीं काम करो तो मिनिमम आपको 40-41, जैसे दिल्ली का है, दिल्ली में 41 आराम से देते हैं एज अ फ्रेशर हम्म आपको। और जैसे राजस्थान में मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी आपको 41-42 आराम से मिल जाती है ओके। एडॉप पे। फिर हम लोग बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर ऑब्वियसली डिमांड करता है आपके पास या तो क्वालिफिकेशन कितनी अच्छी है, आप इंटरव्यू कितना अच्छा देते हो, फिर हम्म आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। तो वो चीज़ें हम्म डिसाइड करती हैं कि आपका एनुअल सीटीसी पैकेज कितना होगा। ओके। और मतलब इसका ये भी कुछ रहता है क्या कि डिवीजन, अलग अलग डिवीजन में आपको सैलरी वेरी करती है? साइबर में अलग अलग रहती हाँ ऑब्वियसली है? देखो, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर साइबर आप स्विच कर रहे हो अपने करियर को लेके, तो प्राइवेट में सब स्विच करो तो प्राइवेट दे कंसिडर यू कि आपके हम्म पास कोई भी डिग्री, अगर आपके पास नॉलेज है दे विल कंसिडर यू। आजकल कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन वगैरह पे तो आप कर सकते हो। अब जिन लोगों को लग रहा है कि मैंने बीएससी फॉरेंसिक में कर लिया, मुझे साइबर में स्विच करना है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि बीएससी करने के बाद या तो आप साथ साथ एमएससी जो अगर आप कर रहे हो तो उसके बाद छोड़ने के अलावा उससे बेटर है कि आप साथ में कहीं से आप ऑनलाइन कोर्स कर लो। एमएससी फॉरेंसिक साइंस के अलावा एमएससी आईटी कर लो, या एमसीए वगैरह करके आपको एनरोलमेंट मिल रहा है, या एमएससी कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, एमएससी आईटी मिल रहा है, या साइबर सिक्योरिटी अगर आपको एमएससी मिल रहा है, तो आप हाँ। कर सकते हो आराम से। तो वो स्विच करने में थोड़ा सा ईजी रहेगा, क्योंकि जब आप हम्म
गवर्नमेंट सेक्टर में आओगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको ग्रेजुएशन चाहिए या फिर उनको मास्टर चाहिए आपको साइबर में स्विच करने के लिए। और प्राइवेट में अगर आपके पास नॉलेज है, आपको सर्टिफिकेशन है, दे विल गिव यू गुड पैकेज। और मेरे हिसाब से 6-7 तो एनुअल पैकेज मिलता है, 6-7 लाख का मिनिमम स्टार्टिंग मिल जाता है प्राइवेट में। ओके, गॉट इट। और बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा, आजकल लोग स्विच करें फिंगरप्रिंट वगैरह भी अलग से प्राइवेट कंपनी से ली, यहाँ पर भी आपको अच्छा पैसा मिल रहा है। डॉक्यूमेंट्स में तो मेरे हिसाब से लोग जिनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इनकी है, या फिर ज़्यादा नॉलेज अच्छी खासी उन्होंने ग्रैप करके रखी हुई है, या फिर इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह से यूज़ करना आता है, हम्म। तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा सा किसी वकील के साथ काम करना स्टार्ट करना चाहिए जो फॉर्जरी केसेस पे काम करते हो। तो वो पेड रहता है या फिर जस्ट एक इंटर्नशिप या नहीं, एक्सपीरियंस? वो पेड रहता है। आप एडवोकेट स्टार्टिंग के में साथ आप अगर आप इंटर्नशिप, काम करते हो हाँ तो? ओके। हाँ जी, हाँ जी, आप एसोसिएट हो जाओ किसी अच्छे एडवोकेट के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तुम्हें ले ले, इम्पोर्टेंट बात है। या फिर हम्म। किसी भी जो पर्टिकुलर वकील अगर उस चीज़ में लॉयर अगर आपका काम कर रहा है, फॉर्जरी केसेस को डील करता है, तो आप एज अ पर्सन उसके साथ एक्सपीरियंस गेन करिए, फिर आप एज अ एक्सपर्ट आप ओपिनियन दे सकते हो। ओके। और अच्छा पैसा है। अगर जिनको फॉरेंसिक के बाद अगर स्विच करना चाहे तो लॉ भी जा सकते हैं। कई लोग लॉ, मेरे कितने नॉलेज में दोस्त हैं हाँ। जिन्होंने लॉ वगैरह किया हुआ है, उन्होंने आफ्टर एमसी लॉ किया, उसके बाद अर्निंग गुड। ओके। So, my next question is, is it important to gain experience, or is it important to do internships and trainings? तो ये कितना important होता है ट्रेनिंग करना, इंटर्नशिप करना और एक्सपीरियंस गेन करना? देखो, एक्सपीरियंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्सपीरियंस नो डाउट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फील्ड एज अ फ्रेशर आप देखोगे कंपटीशन ज़्यादा है। हम्म। एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा कंपटीशन हायरार्की आपकी बढ़ेगी, तो फिर कंपटीशन थोड़ा सा कम होता रहेगा। ऐसा नहीं कि राइट। कम नहीं होता है, बट हाँ कंपटीशन अच्छे लोगों से वहाँ पे रहेगा। स्टार्टिंग में सारे एमएससी करके निकल रहे हैं, तो हम्म। कंपटीशन ज़्यादा है। तो एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली एनी टाइम एनी डे इम्पोर्टेंट है। आप जितना एक्सपीरियंस गेन करोगे उतने अच्छे चांसेस आप एक करियर के लिए भी और परमानेंट जॉब अच्छी पाने की, या फिर प्राइवेट में स्विच करने के लिए आप एक्सपीरियंस आपका पास अच्छा है, 4 से 5 साल का या 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप स्विच करने के लिए आप सोचोगे नहीं, आपको प्राइवेट भी अच्छा पैसा देगा। फिर हम हम्म। लोग बात करते हैं इंटर्नशिप करने के लिए। इंटर्नशिप आपको देखो, आपका जितने भी ऑल इंडिया लैब हैं वो कहीं भी, जिन लोग थोड़ा सा मिसगाइड लोग कर देते हैं कि इंटर्नशिप करोगे तो आपका ये काउंट हो जाएगा एज एक्सपीरियंस। तो एज एक्सपीरियंस कभी, इंटर्नशिप आपकी जब तक पेड नहीं है तब तक वो एज आपका एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा। ये आप लिख लो कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट, मिसगाइड मत करिएगा किसी से भी। हम्म। कुछ जगह ये हो सकता है कि आपको प्रेफरेंस मिल सकती है कि चलो ठीक है आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपने काम किया हुआ है उतने ड्यूरेशन पे हाँ। किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वो एज अ इंटर्नशिप आपके लिए एड ऑन बेनिफिट रहेगा कि हाँ इसको एक्सपोजर है, मतलब आपको हम्म। एक्सपोजर उस चीज़ का मिला हुआ है, तो फिर दे विल कंसिडर कि हाँ चलो एज अ फ्रेशर किसी को लेने से बेटर है किसी ने अगर इंटर्नशिप की हुई, तो उस केस में आपको थोड़ा सा एड ऑन बेनिफिट मिल सकता है। बट वो एज अ एक्सपीरियंस कहीं पे भी काउंट नहीं होते हैं। तो आप इंटर्नशिप आप चाहो तो, मैं नहीं बोल रहा कि इंटर्नशिप मत करो, इंटर्नशिप करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिल रहा है तो ये चीज़ हम्म। अच्छी है। और मेरे हिसाब से है, इंटर्नशिप जो भी करो कोशिश करो कि वो हैंड्स ऑन आपको इंटर्नशिप करने के लिए मिल रही हो। उसका अलग बेनिफिट रहता है, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट करता है इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि आपको हर चीज़ बारीकी से पता होता है। तो इंटर्नशिप कहीं से भी करी मेरे हिसाब से, जहाँ आपको हैंड्स ऑन मिले। एक गवर्नमेंट लैब से इंटर्नशिप करनी चाहिए या प्राइवेट लैब्स की भी चल जाएगी, ऐसा कुछ? तो गवर्नमेंट से तो ऑब्वियसली एनी टाइम आप रहोगे कहीं से भी आप तो करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और प्राइवेट से भी करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा कि प्राइवेट से मत करो, बट हाँ एज अ नाउ मैं तो ये बोल सकता हूँ कि अगर प्राइवेट से आप कर रहे हो तो आप एक्सपोजर के लिए करिएगा। एज अ ये मत काउंट करिएगा कि आपको कहीं से कुछ उसका इंटर्नशिप का फायदा बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में मिलने वाला है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी बहुत कम कंसिडर करते हैं कि अगर आपने हम्म। कहीं से किए किसी प्राइवेट कंपनी से करके रखा हुआ इंटर्नशिप तो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, तो वो बहुत मुश्किल है। मेरे हम्म। नॉलेज में एज अ जहाँ तक मैंने देखा है कि कंसिडर नहीं करते हैं। अगर आपकी पेड है तो माइट बी दे कंसिडर यू, बट वही सेम एंड ऑफ द डे चीज़ें ये आती है कि अगर आप कर रहे हो तो बेटर है कि कहीं कोशिश करिए कि गवर्नमेंट से आपको इंटर्नशिप वगैरह कहीं से मिल जाए, किसी अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट से मिल जाए इसका अच्छा खासा नाम हो, हम्म। वहाँ से कोशिश करिए और हैंड्स ऑन करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है किसी हाँ। इंस्ट्रूमेंट को कैसे रन करना है, कैसे इसके सॉफ्टवेयर काम करते हैं।
हम्म ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जॉब परस्पेक्टिव से। और इंटर्नशिप अगर आपको मन कर रहा है तो ऑनलाइन की बजाय आप ऑफलाइन ही करिएगा, ताकि हम्म आप फेस टू फेस आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा बढ़ पाएगा लोगों से कि हाँ और क्या चीज़ें आपके डाउट्स वगैरह हो आप क्लियर कर पाओगे। ऑनलाइन में तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ऑब्वियसली होता है, बट ऑफलाइन में सच थोड़ा सा बेनिफिट है। ओके Okay, so like you are working as a forensic expert, so most important question, and I think all of the students who are watching this video, they might be very curious to know that what is the lifestyle of a forensic expert, and what are the duties of a forensic expert in FSL. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरे हिसाब से तो ड्यूटीज तो बहुत ही, आप किसी भी फॉरेंसिक फील्ड में काम करोगे आपकी बहुत जिम्मेदारी वाले वो काम है, क्योंकि आप रिजल्ट डिसाइड कर रहे हो किसी भी केस का, हम्म और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस लेके हर चीज़ को वेरीफाई करके आपको चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करनी होती है कि केस रिसीविंग अगर कहीं से किसी एसपी ने भेजा है या फिर डीएसपी ने वगैरह भेजा हुआ है तो प्रॉपर एक चैनल के थ्रू वो आया कि नहीं है, पूरी सील्स वगैरह चेक होती हैं कि हाँ जो सील्स उन्होंने अपने पेपर्स वर्क में देकर रखा वो सील पर्टिकुलर है, नंबर ऑफ सील्स उतनी है कि नहीं है, वो चीज़ें। हम्म उसके बाद केस ओपनिंग के टाइम पे आपके जो आपके सीनियर्स होते हैं वो असिस्ट, आप उनके साथ आप उनको असिस्ट करते हो केस ओपनिंग वगैरह में। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल भी कंटामिनेशन नहीं कर सकते किसी चीज़ का। बताते हैं आपको लैब का पूरा ख्याल रखना होता है कि कोई चीज़ इधर से उधर मिक्स ना हो, कोई सैंपल इधर से उधर मिक्स ना हो, कुछ भी मतलब ऐसा ना हो कि जो एंड रिजल्ट्स को जो आना चाहिए वो डिस्टर्ब हो। तो हम्म बहुत ही मतलब साउंड माइंड के साथ आपको हर काम करना होता है, बिल्कुल भी मौज मस्ती नहीं कर सकते हो आप उसमें। right. आप नॉर्मल सीरियस सिंसियर पर्सन आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। आई हम्म गेस ये इसकी ग्रेविटी और लोग समझते होंगे कि हाँ एज अ पर्सन जब आप काम करते हो तो कई लोग की उम्मीद होती है कि हाँ कि कोई चीज़ अगर हुई कोई फॉल्स चार्जेस के अंदर ना जाए, या फिर जिसने क्राइम वगैरह अक्यूज आपका है, जिसने क्राइम एक्चुअल में कमिट किया है हम्म वो ही अंदर जाए या फिर उसको सजा वगैरह मिले, बाकी हम्म निर्दोष गिल्टी वगैरह को मिले, बाकी किसी और को ना मिले, गलत पर्सन नहीं फंसना चाहिए। right right और okay. बाकी लाइफ सर जैसे नॉर्मल लोग अपने अपनी डेली लाइफ एंजॉय करते हैं, मैं भी एंजॉय करता हूँ बट उतनी नहीं करता क्योंकि मैं थोड़ा सा बोरिंग पर्सन हूँ। घर पे रहना पसंद करता हूँ ज़्यादा, घर पे रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। बाकी वही सब चीज़ें हैं, मूवी दोस्त लोग बैठना उनके साथ पार्टीज करना सब कुछ नॉर्मल है, बट वही है कि थोड़ा सा ग्रुप मेरा सर्कल थोड़ा सा शॉर्ट है। बाकी मैं तो बोलूँगा जैसे काम के टाइम पे काम अप करो और आप इंजॉय करो, ये फुली इंजॉय हो टाइम। Okay. So, is it a challenging job like 9 to 5 जैसे कॉर्पोरेट्स में रहता है कि बिल्कुल 9 to 5 आपको वर्क करना है एक क्यूबिकल के अंदर बैठ के, so is it like this और ये बहुत ही या फिर ये बहुत एंजॉय या फिर बहुत फैसिनेटिंग जॉब है, बहुत मजा आता है करने में, तो आपके क्या व्यूज है? ये 9 to 5 जॉब तो नहीं कह सकते मेरे हिसाब से, इसको 9 to 5 जॉब नहीं बोलना चाहिए ये। हाँ उस ड्यूरेशन में हम लोग काम जरूर करते हैं, लेकिन आपकी कंपनी कैसी है, आपके साथ में लोग कैसे जिनके साथ आप काम कर रहे हो तो वो लाइट अप करते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा। फिर आपको बीच में गैप वगैरह भी मिलता है जिसमें आप चीज़ें हम्म अपने इसी में से डिस्कशन भी कर सकते हो, चैलेंजेस केसेस कैसे आ रहे हैं। किसी जैसे मेरे केसेस में क्या होता है, जैसे मैं डीएनए में काम कर रहा हूँ तो डीएनए में अलग अलग डिफरेंट केसेस आते हैं, कई अननोन बॉडीज के केसेस आते हैं 174 CRPC जिसमें अननोन बॉडीज के केसेस आते हैं, आपको डीएनए प्रोफाइल वगैरह जनरेट करनी पड़ती है। अब उसमें किसी के पास बोन्स आ रही है, किसी में टूथ आ रहा है, किसी में कुछ बॉडी पार्ट आ रहा है, तो प्रोफाइल कैसे जनरेट करनी है। कभी कभी और इतना डिकेट हो जाती है बॉडी तो प्रोफाइल जनरेट नहीं हो पाती, कभी हाफ प्रोफाइल वगैरह आती है, डीएनए प्रोफाइल आती है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा चैलेंजिंग होती हैं। कभी कभी और आपको जैसे ब्लड वगैरह आपको मिल गया क्राइम सीन पे है तो वो आपके पास आता है एज एग्जिबिट, पर आपको उससे निकालना है। तो ये आजकल जो जली हुई हड्डियाँ आती हैं उससे प्रोफाइल जनरेट करना है, ब्लड स्वाइप में जब आता है उससे प्रोफाइल जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन आप डे बाई डे सीखते हो हर बार। जब ये केसेस आप इंटर इंटर मतलब काउंटर आपका होता है, इनकाउंटर जब होगा इन चीज़ों से डेली बेसिस पे कि हाँ इस बार नया केसेस है, इसको इस बार कैसे सॉल्व करना है, या कैसे इसकी टीम में प्रोफाइल जनरेट करनी है, क्या नया हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर क्या नया चेंजेस ला सकते हैं कि
लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, तो इसको हम कैसे किस तरह से डील करेंगे। तो ये अच्छा लगता है जब वो एंड ऑफ द रिजल्ट आपको आता है, तो यू विल सेटिस्फाइड एनी एंड ऑफ द डे की चलो हाँ काम हुआ फाइनली। Okay, okay. So my last question is, can you please share your experience as a forensic expert? एज एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन तो मुझे मिलता है अभी, Mm-hmm. लेकिन मैं थोड़ा चाहूँगा कि थोड़ा सा भी डे बाय डे जब मैं अभी मैं अपने आप को, आपने देखा हो कि मैं एक्सपर्ट नहीं बोलता अपने आप को, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगले 10 साल तक मैं जब तक फील्ड में रहूँगा, कंटिन्यू करता हूँ, तो मैं सीखता ही रहूँगा। Mm-hmm. और जितनी बार आप जाते हो पर डे लैब, तो आप ये सोच के जाते हो आप कुछ नया सीखोगे। तो जब तक आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है तब तक आप अच्छा काम कर रहे हो, मतलब एक्साइटमेंट आपके अंदर रहती है कि चलो आज ये सीखेंगे, अच्छा आज ये नया सीखने को मुझे मिला है अपने लैब में। पर कभी कभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है कि ये किस आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना है, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आप कैसे इसको एग्जीक्यूट करोगे, आप क्या अपने दिमाग में ब्लूप्रिंट लेके जाते हो उस दिन। तो मुझे Hmm. लगता है कि डे बाय डे आप इंजॉय करते हो अपनी लाइफ, मेरे हिसाब से मैं इंजॉय कर रहा हूँ। जब तक फील्ड में रहूँगा आई गेस कुछ नया सीखने को मिलेगा, और बाकी देखते हैं लाइफ कहाँ पे लेके जाती है, बट आई गेस अच्छी फील्ड है आई एम इन प्रेजेंटली। Okay. So, like at the end we can conclude कि बहुत अच्छी फील्ड है, और एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट आपने अपनी लाइफ के बारे में काफी चीजें बताई, तो स्टूडेंट्स को भी लगा होगा कि हाँ भाई बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत चैलेंजिंग भी है एट द सेम टाइम, तो इस फील्ड में एंटर करना चाहिए। मतलब अगर आप इसमें एंटर हुए हो फोरेंसिक साइंस में, सो हैव पेशेंस, वर्क हार्ड, यू विल डेफिनेटली गेट वट एवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। So, thank हाँ you so much, sir, दक्ष, for giving your time and for guiding our students. I'm sure कि उन्हें काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी. So, thank you so much. मैं गेस अरे एनी टाइम मैं तो चाहूँगा कि जिनको भी थोड़ी बहुत को जो भी क्वेरीज होंगी वो मुझे पिंग कर सकते हैं मेरे पेज पे, Okay. और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो यू कैन डायरेक्टली डीएम मी ऑन दैट प्लेटफॉर्म। बाकी कोशिश करूंगा जो भी आपकी क्वेरीज है वो मैं सॉल्व करूंगा, बट थोड़ा सा Okay. टाइम और थोड़ा पेशेंस उधर भी रखना पड़ेगा। Right. Right. Okay. So, thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care, everyone. थैंक यू।